हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लास की नई वीडियो में आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम 5 इतिहास का सबसे टॉप सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर आए हैं, जो पूरी तरह से वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये आपका 12th इतिहास का क्वेश्चन लेकर आए हैं प्यारे स्टूडेंट, जो 2025 के इंटर बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन वाले घंटे को प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करिएगा। पहला प्रश्न है जो बहुत बार आपका बोर्ड में पूछा गया ये प्रश्न है। देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजना के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, अथवा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। इसमें 2 क्वेश्चन समाहित किया गया है। ये दोनों प्रश्न आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए, हर जगह पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एकदम ऊपर में इतिहास में। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से और सरल भाषा में हम देंगे इस वीडियो में। पहले चलिए उत्तर देखिए, इस प्रकार से लिखेंगे। कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता की अपनी नगर योजना तथा भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध थी। सभी बड़े नगर एक सुनिश्चित योजना के आधार पर बने थे। नगर निर्माण योजना की निम्नलिखित विशेषताएं थी। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता, आप लोग को पता होगा जब पढ़े होंगे तब, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वह एक नगर योजना शहर था, यानी नगर था वो, जिसमें भवन की निर्माण बहुत बेहतरीन ढंग से किया गया था। निर्माण में पक्की ईंट का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह से पूरी तरह से इसमें विशेषता भर भर के है। कैसे सड़क बना हुआ था, किस प्रकार से यहाँ पर नाला बना हुआ था, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा आपको इस क्वेश्चन में। पहले लिखेंगे, एक में सड़क के बारे में लिखेंगे। सड़क में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सड़क पक्की ईंटों का बना हुआ था। सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने हुए थे। सड़क के दोनों साइड में चबूतरा बना हुआ था, जिस पर बैठकर लोग आराम किया करते थे। इतना सुनियोजित ढंग से बनाया गया था। सड़क के दोनों ओर नाला बना हुआ था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बड़े सड़क से कई छोटे छोटे सड़कों का निर्माण किया गया था। यानी जो वर्तमान समय में हम लोग गांव और शहर में देखते हैं, वो आज से 4500 साल पहले ऐसा नगर बना हुआ था। आप सोच सकते हैं। दूसरा लिखेंगे विशेषता में नाला, कि नाला किस प्रकार से बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे प्रमुख कारण वहां का नाला था। सड़क के दोनों किनारे नालों बने हुए थे। दोनों किनारों में क्या बना हुआ था, नाला बना हुआ था, जिसके कारण शहर का पानी नाले के द्वारा बाहर निकल जाता। और वहां के नाले को देखकर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हालांकि वहां पर बड़ा नाला जो था, छोटा छोटा नाला जो गांव से शहर से निकलता था, वो बड़ा नाला में, और बड़ा नाला से निकलकर एक नदी में बहती थी। और वो नदी की में से पानी जो जाता था, वो पूरी तरह से किसान जो थे वो सिंचाई करते थे अपने खेतों में। तीसरा विशेषता ये है, तीसरा विशेषता है भवन के बारे में। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का भवन पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। वहां की भवन बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। जो वहां पर मकान यानी भवन बनाए गए थे हड़प्पा सभ्यता में, वो अत्यंत सुंदर और पक्की ईंटों की बनी हुई थी, जो बहुत ही मनमोहक व देखने लायक बनाया गया था। इस प्रकार वहां के भवन को देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था। इसके बाद स्नानागार के बारे में देखेंगे। स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों से मिला, बट सबसे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला था। चलिए चौथा लिखेंगे इसमें स्नानागार के बारे में डैश देकर। मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला जो बहुत ही बड़ा था, या बहुत ही बड़ा है। इस स्नानागार में एक साथ कई आदमी स्नान कर सकता था। यह स्नानागार पक्की ईंटों का बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन होने का प्रमुख कारण यहां स्नानागार का भी बहुत जरा महत्वपूर्ण इसमें योगदान है। चलिए अगला है प्यारे बच्चे आपका अन्नागार के बारे में लिखना है। अन्नागार भी जहां अनाज रखा जाता था उसके बारे में। इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता को, वर्तमान समय में असंभव है, क्योंकि ऐसा अंदाजा लगाया जाता है एक ऐसा दुनिया का सभ्यता था जो नगरीय सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। अगला पॉइंट है आपका प्यारे स्टूडेंट कि हड़प्पा सभ्यता नगर यानी अन्नागार के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का प्रमुख कारण वहां का अन्नागार था। हड़प्पाई के कई नगर से अनाज यानी अन्ना मतलब अनाज नगर मिला है। इसमें वहां के लोग क्या रखते थे, अनाज रखते थे, जिसको हम लोग वर्तमान समय में कोठी बोल सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर होने का प्रमुख कारण वहां का अन्नागार था। इतना प्रकार से अगर जो लिखेंगे तो आपको 5 नंबर एकदम हंस कर देगा आपको बिहार बोर्ड में। ठीक है, एकदम बेहतरीन ढंग से आप लोग को लिखना है। कॉपी में आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपका
सिंधु घाटी सभ्यता से ही क्वेश्चन है। कहता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे पतन हो गया, खत्म हो गया, उसका क्या कारण था? कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए, वो सारे मत को हम आज इसमें देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण बताया गया बाढ़। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ। सेम हूबहू ऐसा ही कॉपी में छाप लीजिएगा आप लोग। कहा यह भी जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोग डूबकर मर गए, इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? विनाश होने का प्रमुख कारण बाढ़ था। ठीक है। दूसरा कारण क्या है प्यारे बच्चे? दूसरा कारण है आपका महामारी बताया गया। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण, मतलब बीमारी के कारण हुआ था। बीमारी होने के कारण वहां के सभी लोग मारे गए और इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण महामारी था। इतना बढ़िया से सरल भाषा में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, एकदम हूबहू आप कॉपी पर लिख लीजिए, याद करके सीधे एकदम टपका दीजिएगा आप लोग बोर्ड परीक्षा में। तीसरा पतन होने का कारण था भूकंप तथा भूस्खलन। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप तथा भूस्खलन के कारण हुआ था। भूकंप आने के कारण वहां की सभ्यता जमीन के नीचे दब गई और सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण भूकंप तथा भूस्खलन था। चौथा पॉइंट लिखेंगे हम लोग पतन में विदेशी कारण। क्या है? विदेशी आक्रमण। इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण के कारण हुआ है। विदेशी आक्रमण बार बार लोहे के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण है। लेकिन इसको हम वेरीफाई नहीं करते हैं, क्योंकि जब इस चैप्टर को हम पढ़ाते हैं तो उसमें आप पूरी तरह से जब पढ़िएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह लोहा के बारे में नहीं जानते थे और वह युद्ध के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, तो लोहा युद्ध के बारे में नहीं जानेंगे तो वह आक्रमण कैसे करेंगे? तो ये थोड़ा पेचीदा सवाल था। तो इतना प्रकार से अगर जो हम लोग लिखेंगे तो आराम से देगा हम लोग को 5 नंबर। इसमें एक पॉइंट आप देखिए, अगला पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये भी बहुत खतरनाक प्रश्न है जो आपका इंटर बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, आने की संभावना आगे बनी हुई है। महाजनपद से आप क्या समझते हैं? महाजनपद किसे कहते हैं? वाह, कहता है इसमें एकदम सेम हूबहू लिखिएगा प्यारे स्टूडेंट। इसमें आंसर इस प्रकार से देंगे आप लोग कि उत्तर वैदिक काल में जिस क्षेत्रीय राज्यों के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई, मतलब शुरू हुई थी, वही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई। इन्हीं प्रभुता और संपन्न राज्य को महाजनपद कहा गया। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जो शहर का उदय हुआ, वही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते तक वह छोटा छोटा शहर बड़े बड़े राज्यों में बदल गया था। इसी को महाजनपद कहा जाता है। टोटल 16 महाजनपद था। इस 16 महाजनपद का जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर महाजनपद मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद की राजधानी आपका राजगीर था, जो पूरी तरह से किताब में पढ़ना है। इतना बेहतरीन ढंग से अगर जो आप लोग लिखिएगा तो इसमें 2 नंबर देने में कोई कतराई नहीं करेगा आपका जो कॉपी जांच करेगा से एकदम कॉपी में आप लोग हूबहू उतार लीजिएगा। चौथा प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, क्या कहता है? मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखिए। मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखिए। यह इतिहास का दूसरा चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखने के लिए बोलेगा तो एकदम हूबहू इस प्रकार से लिखेंगे। कहता है मगध एक बहुत प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था। मतलब आज से कई 100 साल पहले की यह कहानी है। इसमें दक्षिणी बिहार के वर्तमान पटना और गया जिला सम्मिलित थे। 6ठी तथा 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के काल में यह महाजनपद बहुत शक्तिशाली बन गया। इस राज्य की स्थिति अधिक दृढ़ होने के विशेष कारण थे कि इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर थी। राजगीर के इर्द गिर्द पहाड़ियां थी जो इसकी प्राकृतिक रूप से रक्षा करती थी। राजगीर राजधानी था मगध महाजनपद का। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। इसकी सिंचाई गंगा नदी, सोन नदियों के पानी से होती थी तथा इसमें बहुत अच्छी फसल उगती थी। गंगा और सोन नदी में नौकाएं द्वारा यातायात की सुविधा भी मगध की समृद्धि का कारण है, मगर मगध का उत्थान का कारण है। इतना बेहतरीन ढंग से अगर जब आप लोग लिख देते हैं इसको तो 2 नंबर एकदम पक्का आपका रखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है। कहता है मौर्यकालीन, क्या है? मौर्यकालीन एवं स्थापत्य कला का वर्णन करें।
मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना इस समय के स्तंभ एवं यक्षिणी की मूर्ति है। सांची का स्तूप जो अशोक के द्वारा आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में बनाया गया था। सारनाथ जहां पर पहला उपदेश गौतम बुद्ध दिए थे, आदि जगहों पर मौर्यकालीन स्तूप मिले। स्तूपों की संख्या बताया जाए तो गिना नहीं जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि 84,000 स्तूप का निर्माण अशोक सम्राट ने करवाया था। इस समय मूर्ति निर्माण में गंधार एवं मथुरा कैला की शैली का विकास हुआ था। अशोक के द्वारा कई स्तूप का निर्माण किया गया पूरी बेहतरीन ढंग से। इतना 2 नंबर का आपका प्रश्न है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ऐसे करके प्यारे स्टूडेंट इतिहास का हम कम से कम बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे, तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी आपका हम इंटर बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ।